सेक्शन क्या है? सेक्शन 42 केस है जॉइंट प्रोमिसर्स का। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं ए बी एंड सी इन्होंने मिलके प्रॉमिस किया है डी को, समझा? तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी पार्टीज है? ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए मर गया तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसके साथ मिलके परफॉर्म करेगा? बी और सी के साथ मिलके परफॉर्म करेगा। अगर बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी का रिप्रेजेंटेटिव सी के साथ मिलके। और अगर तीनों के लीगल तीनों भी मर गए, मतलब तीसरा भी मर गया सी, तो तीनों के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे विद डी। ये समझा क्या? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ईदर बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और ईदर बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। पॉइंट ऊपर का ही है, वो जो चार पड़े उसमें से ही है पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला वाला और तीसरा वाला। पहला वाला क्या था? प्रोमिसर हिमसेल्फ। और तीसरा वाला क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये समझा? सिर्फ फर्क कहाँ पड़ गया कि यहाँ पर पार्टीज एक की जगह तीन है, समझा? दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, बिकॉज टू इज ऑल्सो ज्वाइंट एंड टू और मोर इज ऑल्सो ऑब्वियसली ज्वाइंट। सो टू या टू से ज्यादा, तब बोलेंगे कि अगर एक साइड में दो या दो से ज्यादा प्रोमिसर्स है तो उसको बोलेंगे जॉइंट प्रोमिसर्स। और अगर स्किल और कॉम्पिटेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर ये स्किल और कॉम्पिटेंसी वाला होता तो क्या होता? तो जितने भी अपन ने नीचे बनाए हैं वो अपन नहीं बना सकते थे, क्योंकि ए बी सी तीनों में से ही किसी को परफॉर्म करना पड़ेगा। समझा क्या? पक्का? इसकी एक और खास बात है कि इन केस अगर स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो ए बी सी ये तीनों के अलावा कोई इसको परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जॉइंट प्रॉमिस का केस है प्लस स्किल और कॉम्पिटेंसी है। स्किल और कॉम्पिटेंसी में प्रॉमिसर हिमसेल्फ परफॉर्म कर सकता, कोई दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती, याद है? स्किल और कॉम्पिटेंसी वाले केस में। तो अपन ने इधर केस क्या लिया? जॉइंट प्रॉमिस भी है एज वेल एज स्किल और कॉम्पिटेंसी भी है। तो इनके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा ए बी और सी। तो इन केस ए मर जाता है तो ए के ऑब्लिगेशंस भी कौन फुलफिल करेगा? बी और सी। बी मर जाता है तो अकेला सी। अब लेकिन अगर सी भी मर गया तो वो सीधा हो जाएगा वॉइड। वॉइड ड्यू टू, वॉइड ड्यू टू डेथ। सुपर मीनिंग काय को लिखना पड़ता, इतना भारी वर्ड, डेथ। वॉइड ड्यू टू, क्योंकि तीनों पार्टीज जो स्किल और कॉम्पिटेंट थे, स्किल्ड थे, वही मर गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सीधा हो जाएगा वॉइड। क्या यहाँ पर कुछ भी क्लेम होगा बाय डी? कुछ भी क्लेमेबल नहीं रहेगा। क्यों क्लेमेबल नहीं है? स्किल और कॉम्पिटेंसी वाला था और तीनों भी पार्टीज मर चुकी है। समझा क्या? प्रॉमिसर के साइड से कोई भी जिंदा नहीं रहा। तो ये स्किल और कॉम्पिटेंसी का होने के वजह से और डेथ होने के वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट सीधा हो जाएगा वॉइड। क्या हो जाएगा? अगर डैमेजेस क्लेम करने होते तो हम इसको वॉइड बोलते थे या वॉइडेबल? क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बराबर? पक्की बात? तो स्किल और कॉम्पिटेंसी वाला रहा तो कौन परफॉर्म कर सकता? सिर्फ और सिर्फ जॉइंट, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर हिमसेल्फ। ये अपन ने इंडिविजुअली पढ़ा था। और जॉइंट में जॉइंट प्रोमिसर्स देमसेल्व्स, जॉइंट प्रोमिसर्स देमसेल्व्स। लेकिन अगर स्किल कॉम्पिटेंसी वाला नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऊपर लागू हो जाएगा। समझा क्या? तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें अगेन दो पॉइंट्स आते हैं यही चीज को समझाने। एक आता सक्सेशन और एक आता असाइनमेंट। सक्सेशन और असाइनमेंट। असाइनमेंट एट विल होता है, मतलब असाइनमेंट वॉलेंटरी होता है। और सक्सेशन बाय लॉ होता है और नॉन वॉलेंटरी होता है। ये पढ़ा पढ़ा नहीं लग रहा है तुमको? कहीं तो भी ऐसा सेम पढ़ा था अपन ने, बताओ कहाँ? हाथ ऊपर करके जवाब देना। सेम पढ़ा है, सेम। बोल अंश। वेरी गुड। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का केस। इसमें से ट्रांसफर का केस कौन सा है? ज्योति पासवान। कौन सा वाला? कौन सा वाला ट्रांसफर का केस है बेटा?
बोल। असाइनमेंट वाला ट्रांसफर का केस है और सक्सेशन वाला ट्रांसमिशन का केस है, क्योंकि ट्रांसमिशन वाज बाय लॉ एंड ट्रांसफर वाज वॉलेंटरी बाय विल। तो सेम लिखा है, तो पहला तो फर्क यही खत्म हो गया कि सक्सेशन होता है बाय लॉ, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता, और दूसरा होता है असाइनमेंट जो कि वॉलेंटरी होता है। फर्क क्या है दोनों? इधर एक पार्टी के लीगल ऑब्लिगेशन, एक पार्टी के लीगल ऑब्लिगेशन उसके किसी लीगल एयर को ट्रांसफर हो जाते ऑन डेथ। ये सक्सेशन है। सक्सेशन लिमिटेड केस है, सक्सेशन डेथ को ही रिप्रेजेंट करता, बाकी कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर दूसरी कोई इनकॉम्पिटेंसी नहीं आती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेथ का जिक्र होता है। कौन से केस में? सक्सेशन के केस में। ये समझा क्या? तो ये पार्टी मर गई और उस वजह से ये जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो किसके नाम पर चले जाएंगे? लीगल एयर के नाम पर, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर जाएंगे। समझ आया? लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है। सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन है? तो जो भी पार्टी थी ओरिजिनल, उसके मरने के बाद, डेथ के बाद, इसके दोनों भी चीजें ट्रांसफर होनी चाहिए, एसेट्स भी और ऑब्वियस बात, तुम अगर एसेट्स लोगे तो तुमको लाइबिलिटीज भी लेना पड़ेगा। समझ आया? लेकिन रूल एक और है, अगर तुमने एसेट्स नहीं लिए तो तुमको लाइबिलिटीज भी लेने की जरूरत। कुछ बात समझ आई? पक्का? तो जो मरा पर्सन, उसके अगर एसेट्स ले रहे हो तो तुमको उसके ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज भी लेनी पड़ेंगी, और अगर तुमने उसके एसेट्स नहीं लिए हैं तो तुमको उसके ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज और ड्यूटीज भी लेने की जरूरत। गया क्या? ये रूल ऑफ सक्सेशन है। काय का रूल है? सक्सेशन का। काय का? काय का? समझा ना? और एक चीज, अब मान लो कि जो पर्सन मरा उसके पास 2 करोड़ की जमीनें थी, मतलब टोटल एसेट्स है उसकी 2 करोड़ की, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज है 1.5 करोड़ की। कितनी? 1.5 करोड़ की लाइबिलिटीज है। तो उसको नेट असेट ट्रांसफर कितनी होंगी दूसरे पर्सन को, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को? कितनी? 50 लाख की, 0.5 करोड़ की। समझा क्या? पक्का? सिचुएशन में चेंज, रिवर्स कर दे रहा। अगर 1.5 करोड़ के एसेट्स है लेकिन लाइबिलिटीज उसके ऊपर 2 करोड़ की, तो फिर उसको कोई एसेट बचने वाली नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा? किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई एसेट्स बचने वाली नहीं है। क्यों? जो एसेट्स इनहेरिट हो रही, इनहेरिट बोले तो ट्रांसफर हो रही ऑटोमेटिकली बाय लॉ, वो सारी एसेट्स उसी डाइड पर्सन के लाइबिलिटीज पे ऑफ करने में यूटिलाइज हो जा रही। इसमें से मर कौन रहा? ये कहाँ लिखा मैंने? देखो, ये रेड मार्क किया मैंने अभी, वो मर रहा। ठीक है, और फायदा किसको मिल रहा? ये तो ठीक है, फायदा ही है, बेनिफिट्स ही है वो। तो जो मरा उसकी दोनों भी चीजें होंगी, एसेट्स भी होंगी तो साथ साथ में लाइबिलिटीज भी होंगी। मैंने तुमको 2 केसेस समझाए, एक जगह एसेट ज्यादा है और एक जगह लाइबिलिटीज, एक जगह नहीं, उसी सेम में, एक में एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज कम, और दूसरे वाला केस रिवर्स है जिसमें एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है। ये समझा? तो फर्स्ट वाला केस बड़ा सिंपल है, एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज जो भी होगा, जो बचेगा, वो किसका? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। लेकिन करंट में जो हमारे सामने केस मैंने लिखा है जिसमें एसेट्स 1.5 करोड़ की है और लाइबिलिटीज 2 करोड़ की, तो भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितनी लाइबिलिटीज पे करने के लिए बाउंड है? सिर्फ 1.5 करोड़ की लाइबिलिटीज पे करने के लिए बाउंड है, बाउंड मतलब उसको पे करना ही पड़ेगा।
लेकिन सर लाइबिलिटी तो 2 करोड़ की दिख रही है, अभी भी मतलब 0.5 करोड़ की लाइबिलिटी पेंडिंग रहेंगी सर, फिर कैसा? वो उसको पे करने की जरूरत नहीं है। रीजन, उतनी एसेट्स उसको इनहेरिट नहीं हुई थी। समझा क्या? तो ये केस हो गया इंडिविजुअल की लाइबिलिटी का। इंडिविजुअल लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लाइबिलिटी क्या समझ रहा? एक सिंगल पर्सन का क्या एसेट है और उसी सिंगल पर्सन की क्या लाइबिलिटीज है, उसके बारे में बात चल रही। अब उस सिंगल पर्सन के पास में कितनी एसेट्स थी? 1.5 करोड़। और उस सिंगल पर्सन के ऊपर नाम पे कितनी लाइबिलिटीज है? 2 करोड़। अब बेचारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ फर्ज निभा रहा कि भाई उसका कोई फादर गुजर गया और उससे उसको एसेट्स इनहेरिट हुई। एसेट्स कितनी इनहेरिट हुई मगर? 1.5 करोड़ की। लेकिन लाइबिलिटीज कितनी आ रही? 2 करोड़ की। तो ऊपर के 0.5 करोड़ वो पे करने के लिए बिल्कुल भी लाइबल नहीं है। ही इज लाइबल only up to the amount of assets inherited to him. The legal representative can be held liable only up to the amount of assets inherited in succession. समझा? तो कितनी एसेट्स इनहेरिट हो रही? इनहेरिट मतलब कितनी एसेट्स उसके नाम से इसके नाम पर ट्रांसफर हो रही ऑन डेथ? कितने? 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़। तो ज्यादा से ज्यादा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना पे करेगा? 1.5 करोड़। वो पर्सनली लाइबल नहीं है। क्या बोला मैंने? कौन पर्सनली लाइबल नहीं? अब पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता? अब ऑब्वियस बात है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने खुद ने भी कुछ जीवन में कमाया, उसने कमाए 10 करोड़। कितने? इन 10 करोड़ रुपए में से उसको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 करोड़ उसके खुद के। समझा? ये इनहेरिट नहीं हुए हैं, तो ये 10 करोड़ में से ही इज नॉट बाउंड टू पे। समझा? मैंने बोला ये 10 करोड़ में से ही इज नॉट बाउंड टू पे। अगर वो पे करना चाहता है तो उसका इच्छा है, ऑप्शन है, चॉइस है, लेकिन वैसे ही इज नॉट एलिजिबल लेजिबल टू पे। समझा? नॉट बाउंड टू पे, नॉट ऑब्लिज टू पे, नॉट ड्यूटी टू पे। क्लियर? पक्का? प्रॉब्लम है इसमें कोई? तो ये हो गया सक्सेशन। तो अगेन रिवाइज, सक्सेशन रहता बाय लॉ। सक्सेशन बाय, बोलो जल्दी। दूसरी चीज, सक्सेशन नॉन वॉलेंट्री है। क्या है? नॉन वॉलेंटरी का मतलब बताएंगे आप? जो खुद की इच्छा से नहीं होता है वो नॉन वॉलेंटरी होता है। जो खुद की इच्छा से नहीं होता वो क्या रहता? नॉन वॉलेंटरी। ये समझा? फिर उसके बाद में अपने क्या पढ़ा? लाइबिलिटी ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड। लाइबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीगल हेयर इज ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम द डेथ और डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड का मतलब होता डाइड। डिसीज्ड मतलब जो मर चुका। तो डाइड पर्सन जो था उसकी जितनी एसेट्स थी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हुई, उससे 1 रुपए भी ज्यादा के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्लियर? अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मतलब की किस्मत की बात है। ज्यादा एसेट्स मिली तो कुछ बच जाएगा, एसेट्स कम मिली, लाइबिलिटी ज्यादा रही तो कुछ भी बचने वाला नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट पर्सनली लाइबल। नॉट पर्सनली लाइबल, ये समझा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट पर्सनली लाइबल। पर्सनल लाइबिलिटी समझाएंगे आप? रफली सभी ने पार्टनरशिप पढ़ा है, बोल वैभव। करेक्ट। उसके खुद के कमाए हुए पैसों में से कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। समझ आया? सर लेकिन पाल पोस कर बड़ा करने वाला आज गुजर गया तो उसकी लाइबिलिटी पे नहीं करेगा बेटा? वो उसकी इच्छा है, वो उसकी इच्छा है, ऑप्शन है, चॉइस है। समझा क्या? ये कौन सा लॉ बोल रहा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये वाले लॉ में पढ़ रहे हो। समझ आया?
एक दूसरे लॉ में कुछ और तरीके से लिखा गया है, समझा। वहां पर थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार किया बेटे पर और उसको कन्विंस कर लिया कि वो भी आगे की भी लाइबिलिटीज पे करे, वो लॉ में, लेकिन हमको जाना है। क्लियर है? सक्सेशन। बोल। नहीं, तो हाँ ना, वही हो गई ना बात, वही तो बोला तूने पहले भी कि अगर लाइबिलिटीज नहीं लेना चाहता है तो एसेट्स भी ट्रांसफर नहीं होंगी। हाँ तो ब्लड रिलेशन है ना, तो एसेट भी नहीं मिलेंगी। चॉइस नहीं है, लाइबिलिटीज और एसेट में कोई चॉइस नहीं है। चॉइस क्या है? अगर लाइबिलिटीज चाहिए तो फिर एसेट्स मिल जाएंगे, लाइबिलिटीज नहीं ले रहा तो एसेट भी भूल जा। एसेट, देयर इज नो चॉइस इन बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, देयर इज अ चॉइस फॉर एसेट एज वेल एज लाइबिलिटीज। समझा ना? वो ऐसा है कि एसेट के साथ में लाइबिलिटी फ्री 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 फ्री, ऐसा है वो। समझा? अब पॉसिबल है, हो सकता है उस पर्सन के नाम पर कोई लाइबिलिटीज हो ही ना, तो फिर एसेट ही एसेट है, फिर जितनी भी हो उतनी पूरी प्रॉफिट की है। पॉसिबल। लेकिन उनका बोलना ये है कि जब आप किसी के एसेट्स अग्री कर रहे हो, राइट्स अग्री कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, बिकॉज विथ राइट्स कम्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोल। बट दोनों के लिए एक साथ चॉइस दे रहा, दोनों को इंडिविजुअल कोई चॉइस नहीं है कि मैं सिर्फ एसेट्स ही लूंगा, फादर का राज नहीं है। वो कैसा है, पिक्चर कैसा देखा जाता, जब इसके पास एसेट्स है तो यार कुछ ना कुछ तो पे ऑफ करने का बाकी होगा, लाइबिलिटीज कुछ तो होंगी उसके ऊपर, तो उतनी लाइबिलिटीज इस एसेट में से माइनस कर दो। लोगों के पैसे क्यों डुबा रहे हैं? मतलब डेथ होगी तो लोगों के पैसे डुबा देंगे? ये कौन सी बात होगी? ऐसा नहीं चलता। तो कानून बोलता कि भाई तू एसेट ले रहा तो लाइबिलिटी भी लेना ही पड़ेगा, ये जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट हो जाती है। और अगर तू एसेट नहीं ले रहा तो लाइबिलिटी भी छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं है। तू बोल सिर्फ कि तू क्या करना चाहता है, मगर मतलब लीगल एयर को चॉइस है। चॉइस क्या है उसको? इज ही विलिंग टू टेक बोथ द थिंग्स, और इफ ही इज नॉट, देन ही हैज टू सरेंडर बोथ ऑफ द थिंग्स। समझा? नॉट ईदर ऑफ द टू, एज वेल एज बोथ ऑफ द टू। समझा ना? ईदर नहीं, सिर्फ एसेट लेके लाइबिलिटी छोड़ दी, फिर तो सभी यही करेंगे। समझा? और सिर्फ लाइबिलिटीज तो कोई लेगा नहीं बाय वर्च्यू, बराबर है क्या? बोल। हाँ, वो लिक्विडेशन में जाएगा सारा। अगर उसने कुछ नहीं लिया, मतलब लीगल एयर ने एक रुपया भी नहीं लिया एसेट में का, तो लाइबिलिटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो सारा एसेट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट उस एसेट को लिक्विडेट करेंगी और लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगी उस पर्सन के नाम की। वो डूब गया, उसको कुछ नहीं कर सकते तो। वो गवर्नमेंट के फंड में चला जाता, जिसका कोई नहीं, उसकी सरकार। ऐसे ही है, जो प्रॉपर्टी का कोई मालक नहीं, वो अड़ानी की। ठीक है, आगे। अभी असाइनमेंट। असाइनमेंट में दो पार्टीज, एक है असाइनर और एक असाइनी। असाइनर मतलब वो जो आपको वर्क अलॉट कर रहा, और असाइनी मतलब वो जिसको ये वर्क अलॉट किया गया है। समझा? जो काम दे रहा है वो असाइनर, जिसको काम दिया जा रहा वो असाइनी। अब असाइनमेंट का केस बड़ा पेचीदा है कि इसमें एक रूल लग जाता पहले। क्या रूल का नाम है? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, मीनिंग विच a delegatee cannot further delegate। मतलब जिसको आपने ड्यूटीज दी है वो अपनी ड्यूटीज फर्दर ट्रांसफर या नेगोशिएट नहीं कर सकता। समझा क्या?
जिसको आपने ड्यूटीज दी है वो फर्दर अपनी ड्यूटीज किसी और को नेगोशिएट या ट्रांसफर नहीं कर सकता है। समझ आया? मतलब वो अपनी ड्यूटीज किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, नहीं तो सब कामचोर बन जाएंगे। ये असाइनमेंट का चक्कर है। लेकिन असाइनमेंट में एक अच्छी बात, क्या, असाइनमेंट में आप ड्यूटी तो ट्रांसफर कर नहीं सकते लेकिन राइट्स ट्रांसफर कर सकते। मीनिंग विच, असाइनमेंट में आप लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं कर सकते, एसेट्स ट्रांसफर कर सकते। कुछ बात समझ आई? एफर्ट्स लिए आपके पप्पा ने लेकिन बेनिफिट्स मिले आपको। कुछ समझा क्या? LIC की पॉलिसी खरीदी आपके लिए आपके पप्पा ने, तो पैसे भर रहे कौन? पप्पा। लेकिन उस पॉलिसी के बेनिफिट्स मिलेंगे किसको? आपको। समझा? तो ये असाइन हो सकते, लेकिन बेनिफिट्स ले रहे पप्पा और पैसे भरने के बोल रहे आपको, ये चलने वाला? समझ आया क्या? ये नॉन एथिकल हो गया। पॉइंट समझा? इसमें कोई डेथ वेथ का कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो पर्सन स्वयं कर रहा है, बाय विल, बाय विल, इच्छा से, खुद की इच्छा से कर रहा है। तो दैट इज बाय विल, दैट इज वॉलेंटरी एक्शन। और सक्सेशन में क्या था? वो पर्सन गया तो ऑटोमेटिकली बाय लॉ हो रहा था। समझ आया क्या? मरे हुए पर्सन की जगह पर कौन आ गया था? कानून। लेकिन असाइनमेंट के केस में कोई मरा नहीं है। असाइनमेंट के केस में असाइनर मतलब मैं खुद, पार्टी खुद अपने इच्छा से एसेट्स ट्रांसफर कर रही है। इसको आप गिफ्ट बोल लो, इसको आप सेल बोल लो, इसको आप पेलमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्योंकि खुद पार्टी कर रही है ऐसा। मैं मेरे फ़ोन का ओनर हूँ, मेरी एक दिन इच्छा हो गई कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट कोई आ गया, उसको फ़ोन गिफ्ट कर देता हूँ, कर दिया। किसकी इच्छा है? मेरी इच्छा। लेकिन आई कैन नॉट आस्क दैट ब्रिलियंट पर्सन टू टीच ऑन बिहाफ ऑफ मी बिकॉज दैट्स माई ड्यूटी। आई कैन नॉट ट्रांसफर ड्यूटी बट आई कैन गिफ्ट। समझा? तो एसेट्स ट्रांसफर हो सकती लेकिन लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं? असाइनमेंट का। पॉइंट समझा? क्या ट्रांसफर हो सकता? एसेट्स ट्रांसफर हो सकती, लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं हो सकते? लाइबिलिटीज। आप क्या ट्रांसफर कर सकते? राइट्स। क्या ट्रांसफर कर सकते? अधिकार ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप ड्यूटीज ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझा क्या? पक्का? हाँ, अगर इवेंचुअली जिसके नाम पर ड्यूटी थी वो गुजर जाता है, जिसके नाम पर ड्यूटी थी वो पर्सन गुजर गया, तो उसकी ड्यूटीज उसके लीगल एयर को इनहेरिट हो जाएंगी। ये कौन सा केस होगा? जॉइंट प्रोमिसर और सक्सेशन का केस होगा। क्यों? ओरिजिनल पार्टी डिसीज हो गया, मतलब मर गया। समझा क्या? जैसे ऑब्वियसली इफ इन केस इन बिटवीन तुम्हारे पोर्शन के बीच में ही मेरे टपक गया, तो फिर किसी और को अपॉइंट करेंगे कि तुम साल भर मेरा शौक क्यों मनाने वाले हो? नहीं अंकुश सर वापस आ जाओ। 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, तीसरे दिन तुम ही जाके बोलने वाले सर ओ भैया हो गया अभी 2 दिन, अब कोई नया बंदा लाओ हमको पढ़ाओ। बराबर है कि नहीं? रुक रहा क्या कोई? नहीं रुक रहा कोई। ऐसा करेंगे तो मेरे साथ। बट रुकेंगे का क्यों नहीं? कोई नहीं रुकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा जो राइट है वो अफेक्ट हो रहा है। तो मेरे ऑब्लिगेशंस किसी और को परफॉर्म करने दिए जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली ये स्किल्ड वाली चीज है, तो यहाँ पर या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या तो फिर सिमिलर मेरे टक्कर का कोई पर्सन लाकर इधर बिठाया जाए। समझ आया? as competent as I was. I'm not saying I'm the best, but I'm saying as competent I was. कि जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ ऑलमोस्ट उसी हिसाब से पढ़ाने वाला कोई पर्सन मेरी जगह पर बैठ सकता। रीजन स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट था। समझ आया? क्या था? स्किल और कॉम्पिटेंसी। क्लियर? पक्का? तो असाइनमेंट के केस में अगर असाइनर की डेथ हो जाती है, असाइनमेंट के केस में अगर असाइनर की डेथ हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट स्किल और कॉम्पिटेंसी वाला नहीं है, बात समझ आई? तो उस असाइनर के ऑब्लिगेशंस कौन परफॉर्म करेगा? नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझा क्या? क्योंकि असाइनमेंट में
ड्यूटीज ट्रांसफर, और तुम नाम यूज कर रहे असाइनर और असाइनी, तो असाइनी इज नॉट लाइबल। समझा क्या? क्योंकि असाइनी कोई भी हो सकता। मेरे फोन का वैसे अधिकार किसका था? मेरे बच्चों का तो है नहीं, है कि नहीं? लेकिन मैंने गिफ्ट किसको किया? दूसरों के बच्चों को, तुमको। बराबर है क्या? तो इन दैट केस मैं गिफ्ट कर रहा अपनी इच्छा से, और कोई कनेक्शन है नहीं, तुम मेरे लिए थर्ड पार्टी हो, स्टिल मैं तुमको दे सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई मेरा लीगल एयर होता तो पहला अधिकार उसका होता। कुछ समझा? लेकिन उसका अधिकार भी कब डेवलप होता? ऑन माई डेथ। ऑन माई डेथ, मेरी मृत्यु के बाद उसका अधिकार होता। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं चाहे जिसको अपनी प्रॉपर्टी दूं, उसको नहीं देना है, किसी और को देना है, तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरी इच्छा है, वॉलंटरी एक्शन। समझा क्या? पक्का समझा? ये फर्क है। बोलो, हो गया? और कोई सवाल इधर? तो सक्सेशन और असाइनमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक होता है बाय लॉ, एक होता है बाय विल। सक्सेशन वॉलंटरी होता है, नहीं, सक्सेशन नॉन वॉलंटरी रहता, और असाइनमेंट वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी, समझ गया? पक्का? फिर सक्सेशन में क्या होता? जितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है उससे ज्यादा लाइबिलिटीज पॉसिबल नहीं है। असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एसेट्स ही ट्रांसफर हो सकती है, लाइबिलिटीज नहीं। वो भी खुद अगर असाइनर करे तो, वरना नहीं, क्योंकि वहां लॉ का काम ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पार्टी जिंदा है। कुछ समझ आया? देखो आखिरी बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई एक फार्मर है, उसको 4 बच्चे हैं। 4 कितने? 4। लेकिन उसके पास में प्रॉपर्टी है 400 एकड़। बहुत पैसा है, अनाप शनाप पैसा है। अब वो 16 पर्सन जिंदा है अभी। वो क्या कर रहा? वो गांव गांव घूम रहा, उसको सब जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं लोगों को, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का शेयर उनके नाम पर किए जा रहा। उसके बच्चों ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया, बोले हमारा पापा पागल हो गया, ये हमारी प्रॉपर्टी दूसरों को दे रहा। क्या उनके बच्चों का क्लेम सही है कि गलत है? रीजन, भाई ही इज द सोल ओनर राइट नाउ, प्लस दूसरी चीज ही इज अलाइव, ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, राइट? हाँ, उसको जो करना है वो प्रॉपर्टी का कर सकता। वो 400 एकड़ जमीन गवर्नमेंट को दान कर देगा, वो उसकी मर्जी है। इसमें ही इज नॉट बाउंड टू गिव इट टू द लीगल heirs। समझा? तो ज्यादा खेटो मत अपने मम्मी पापा से। हाँ, कुछ भी हो सकता। हाँ, एंसिस्ट्रल भी रही तो पहले अधिकार किसका है भैया? बेटा इसी के लिए तो उसको बाप बोलते हैं, फादर। इज नॉट जस्ट फादर जेनेटिकली, ही इज ऑल्सो फादर बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स। यस, ठीक है। ही इज सोल कंट्रोल, ही हैज सोल कंट्रोल। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है बेटा, तो पहला अधिकार किसका आता? पप्पा का। फिर तुम आते बीच में, ठीक है? वो भी तुम खुद आ जाते जबरदस्ती। हाँ, वैसे तुम्हारा फिलहाल कोई अधिकार बनता नहीं है। समझ आया? पक्का? क्योंकि वॉलंटरी उस पर्सन को जो करना है वो कर सकता है। हाँ, तुम्हारा अधिकार ऑटोमेटिकली कब डेवलप हो जाता? ऑन डेथ ऑफ दैट पर्सन। समझा अभी? बोल, क्या बोल रहा था तने? होता नहीं, बोल क्या बोलना है इधर? क्या? विल का एग्जीक्यूशन ऑन डेथ होता है, तब तक के विल कोई काम की नहीं है। विल महज एक कागज का टुकड़ा है, उसके अंदर खरमुरे खा लो, कितनी भी तुमने रजिस्टर की होगी विल, लेकिन जब तक वो पर्सन जिंदा है जिसकी विल है, तब तक के विल का कोई काम नहीं है। विल कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। समझ आया? हाँ, लोग विल क्यों बना के रखते हैं? क्योंकि ताकि आगे चल के उनके बच्चों में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो पहली वो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं अपने मरने से पहले। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोई पर्सन, उसी पर्सन ने क्या किया? उसी पर्सन ने 400 एकड़ में से 200 एकड़ जमीन अपने चारों बच्चों के नाम पे कर दी। एक के नाम पर 70 एकड़ किया, और सबसे छोटे वाले के नाम पर 30 एकड़ किया, बाकी के 50-50 किया। समझा क्या? पहले बड़े वाले के नाम पर 70 एकड़, दूसरे तीसरे नंबर वाले के नाम पर 50-50, और सबसे छोटे वाले के नाम पर 30 एकड़।
कोई क्लेम नहीं कर सकते बच्चे कि मेरे नाम पे ज्यादा क्यों है और मेरे नाम पे कम क्यों है। ज्यादा वाला तो क्लेम करता ही नहीं, लेकिन कम वाला क्लेम करेगा। बोले ऐसी क्यों ना इंसाफी पप्पा, चौथा हूँ इसके लिए। समझा? ये नहीं चलता, ये कोई सवाल बनता नहीं, क्योंकि ये उन्होंने अपने रहते किया है। समझा क्या? समझा अभी पक्का? हाँ, अगर विल नहीं होती तो सबका इक्वल हिस्सा होता, उसमें वाइफ भी आती थी मर। समझा? क्योंकि हस्बैंड के मरने के बाद सबसे पहला अधिकार उसकी वाइफ का होता है, फिर उसके बच्चों का होता है। समझा? पक्का? वही बोला उसने, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फोर फादर। क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कहाँ बोला ऐसा? कहाँ, किसने बोला ऐसा? मैंने कब बोला ऐसा? मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। कब बोला मैंने ऐसा? बाप रे बाप, तुमको कितना इंटरेस्ट है ना, मतलब कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास में एंसिस्ट्रल। मैं बता देता हूँ केस क्या है, चलो समझा देता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 रुपये जमा कराना। कंसल्टेंसी फीस। सुनो क्या होता है उसमें, प्रॉब्लम क्या है कि देखो, हंसना मत इस चीज पे, लेकिन पुराने जमाने में जब फोर फादर्स की बात कर रहे हैं अपन, मतलब तुम्हारे दादाजी के पप्पा, तुम्हारे दादाजी के पप्पा, मतलब तुम्हारे कुछ ज्यादा ही परदादाजी हो गए। अब उस जमाने में बच्चे रहते थे बहुत ज्यादा, बराबर 8-10 बच्चे तो आराम से रहते थे, ऐसे नॉर्मल था, काम धंधे कुछ थे नहीं। 8-10 बच्चे, प्रॉपर्टी भी चिल्लर के दाम की थी, चिल्लर, एकदम चिल्लर, मतलब इंडिया में प्रॉपर्टी एकदम सस्ती हुआ करती थी, चीप, मतलब पैसों में प्रॉपर्टी मिल जा रही, इतनी सस्ती। तो वो जो भाई कोई महाराजाओं की फैमिली से अगर बिलोंग करते थे तो उनको बहुत पैसा मिलता था। या तो फिर कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत मेहनत करके सिर्फ प्रॉपर्टी जमा करते थे तब, उस जमाने में यही करते थे लोग, क्योंकि खरीदने के लिए आईफोन थोड़ी था तब। तो वो क्या खरीदते थे? लैंड खरीदते थे, क्योंकि उनको पता है बाकी कुछ खरीदने के लिए है नहीं, तो खरीदो बोले, 1 गुंठा, 2 गुंठा, 1 एकड़, 2 एकड़, 100 एकड़, ऐसी जमीनें खरीदते थे, क्योंकि बहुत चिल्लर के भाव मिल रही थी। समझा? तो वो खरीदते थे एकदम लबालब। फिर उनके थे 10 बच्चे, अब उनकी प्रॉपर्टी 1000 एकड़ वाली डिस्ट्रीब्यूट हो रही, 100-100 एकड़ 10 बच्चों में बढ़ गई। फिर ये 10 के अपने बच्चे, फिर 100 एकड़ जमीनें डिस्ट्रीब्यूट हो रही 10-10 एकड़, बराबर है। तो तुम बोलने के लिए बोल सकते कि मेरे दादाजी के पप्पा के पास तो बहुत पैसा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से मैं गरीब हो गया, क्योंकि आखिरी में तुम्हारे पास में एकड़ में का 10वां हिस्सा बचता, देखो करके। समझा ना? एकड़ में का 10वां हिस्सा, मतलब 1 एकड़ जमीन, उसमें भी 10वां हिस्सा है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे 4400 स्क्वायर फीट जमीन आ रही तुम्हारे हिस्से में। समझा? ऐसा कैसे हो गया? वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इनहेरिट हो रही थी प्रॉपर्टी, ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी इच्छा से बेच नहीं सकते। अब तुमने ये भी सुना होगा, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे दादाजी होंगे 2-3 भाई, या फिर उनके पप्पा होंगे 2-4-5 भाई, उसमें से एक नालायक, नालायक बोले तो क्या, जिसको दिन भर कुछ काम नहीं है, दिन भर सट्टा करना है, फिर उनका परिवार बहुत ही गरीब होगा अभी आज की तारीख में, है ना? है ना? होगा ना, कुछ तो ऐसा एक आधी तो होगा, कोई एक आधी रिलेटिव होगा जो बहुत ही गरीब है, तुम अच्छे हो फाइनेंशियली लेकिन वो साउंड नहीं है फाइनेंशियली, और एक आधी होगा जो बहुत ही ज्यादा तुमसे फाइनेंशियली साउंड हो गया। इतना फर्क कहाँ से आ गया? प्रॉपर्टी तो इक्वल मिली थी सर, फर्क कहाँ से आ गया? किसी ने प्रॉपर्टी को बढ़ाया, किसी ने प्रॉपर्टी को सिर्फ संभाला, और किसी ने प्रॉपर्टी उड़ाई। समझा? ये फर्क पड़ गया। तो पहले तो सब सर एक जैसे थे, लेकिन अब सब में चेंजेस हो गए, वेरिएशंस हो गए, बैलेंस चेंज हो गया। रीजन, भाई सब अपनी अपनी मर्जी के और अपनी अपनी प्रॉपर्टी के मालिक थे, जिसको जो समझा उसने प्रॉपर्टी का वो किया, किसी ने कचरा किया, किसी ने प्रॉपर्टी को डबल कर दिया। समझा? ऐसा फर्क पड़ गया, ये इनहेरिट हो रही इसके लिए।
ठीक है, पक्का। आगे बढ़ते हैं अब, पक्का बढ़ते हैं आगे। ये समझा? जैसे देखो लास्ट एग्जाम्पल, पूरा नहीं बताऊंगा मैं, वो ऐसे शो ऑफ वाली बात हो जाएगी। तो मेरे दादाजी सब कुछ छोड़ के आ गए थे यहाँ, जो भी उनके पास था XYZ, सब छोड़ के आए थे। ठीक है, सब कुछ उन्होंने सब छोड़ दिया था वहां से, और वो डायरेक्ट वहां से यहाँ गए थे। कहाँ से? राजस्थान से यहाँ गए थे। अब राजस्थान में होगा XYZ, जो भी उनके पास था, थोड़ा बहुत अच्छा ही था। हमको रिग्रेट होता है उस बात का, लेकिन उन्होंने यहाँ लाए, उन्होंने यहाँ अपने बल पर जो भी सब कुछ किया वो डेवलप किया। पहले जॉब किया, फिर बिजनेस सेट किया, फिर पैसे बनाए, प्रॉपर्टी बनाई। अब वो हमको एंजॉय करने मिल रही, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। लेकिन उन्होंने वहां से 1 रुपया भी नहीं लाया। तो उन्होंने वहां जो छोड़कर आ गए, उसका गम तो जरूर होता हमको कि वो भी होती थी अगर, तो कितना मजा आता था। समझा क्या? ऐसे ही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें खुद से त्याग दी थी। उनको नहीं चाहिए था, उनको कुछ अपना करना था, इसके लिए। समझ आया? ऐसा साहूकार थे वहाँ, उनकी फैमिली, मतलब मेरे दादाजी की। तो पैसे अच्छे थे उनके पास, आज भी है, बहुत पैसे है। बट हम कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई हक बनता क्या? नहीं। क्यों नहीं बनता हक? क्योंकि मेरे दादाजी साइन करके आ गए थे, भाई नहीं चाहिए हमको कुछ। तो सारा कुछ उन्होंने अपने भाइयों में ट्रांसफर होने दिया, और अपना कोई हक नहीं लिया। तो उन्होंने वहां हक सोड़नी कर दी। अब समझा? राइट्स दे दिए, अभी समझा? तो अब कोई अधिकार बनने वाला, समझा? पक्का। ऐसा, ये ऑल बिकॉज ऑफ ब्लड रिलेशंस। ऑब्वियसली हम जाएंगे तो आओ भगत करेंगे, वेलकम करेंगे, सब कुछ रहेगा, रहने देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे कोई। लेकिन तुम अगर हक जमाएंगे प्रॉपर्टी पे, तो फिर हकाल दे, जाओ बोले अकोला वापस, गो साइमन गो अकोला। ठीक है, ये था सक्सेशन और असाइनमेंट प्री कंसल्टेंसी में। फर्क समझ गया? अब ये क्यों समझना है? तो जॉइंट प्रोमिसेस का जो केस था, उसमें अपन ने यही पढ़ा कि जब जॉइंट प्रोमिसेस है, तो उन्होंने कोई प्रॉमिस किया है, तो दे आर ऑब्लिग्ड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। बट इफ इन केस एनी वन ऑफ देम ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस डाइज, मतलब तीनों भी जॉइंट प्रोमिसर जो अपने एग्जाम्पल में लिया था, उसमें से कोई मर जाता है, तो उस पर्सन का कोई लीगल एयर बाकी के 2 जॉइंट प्रोमिसर के साथ मिल करके परफॉर्म करेगा। अगर तीनों भी जॉइंट प्रोमिसर्स मर जाते हैं, तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलकर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्किल और कॉम्पिटेंसी वाला नहीं है। समझा? और अगेन, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्किल और कॉम्पिटेंसी वाला होता, तो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट प्रोमिसर्स परफॉर्म कर सकते थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, इवन दे कैन नॉट परफॉर्म। अगर चाहते भी तो भी परफॉर्म नहीं कर सकते। रीजन, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। ये क्लियर हो गया एकदम? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? परफॉर्म करेगा। गुड क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट से आने वाले सारे बेनिफिट्स पहले आएंगे सी के पास, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सी को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ए और बी के लीगल एयर को। ये अलग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। क्यों? जॉइंट प्रॉमिस वाले कॉन्ट्रैक्ट में दिखता एक ही है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि तुमको दिख रहा कि ABC विथ डी, ये दिख रहा ना, ऐसा दिखता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है। ABC और डी, ये ओरिजिनल प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ए का बी और सी के साथ है, बी का ए और सी के साथ है, सी का ए और बी के भी साथ है। मतलब उनके आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसी को तो बोलते हैं पार्टनरशिप का केस। ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म बोले तो क्या होती है? क्यूमुलेटिवली सारे पार्टनर्स मिलाकर बनती फर्म। ऑल पार्टनर्स आर इक्वल टू एज फर्म। फर्म का कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल पीपल, ये एक सोलो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन फर्म का आपस में भी तो एक अग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड साइन किया ना सारे पार्टनर्स, वो। फिर हमने कंपनीज में पढ़ा है 7 सब्सक्राइबर्स पब्लिक कंपनी में, वो 7 लोगों ने आपस में भी तो कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या साइन करके? MOA और AOA साइन किया ना। LLP में क्या होता? LLP में भी डीड साइन करते LLP के पार्टनर्स।
आपस में करते हैं, हाँ आपस में करते हैं। तो आपस में भी बाउंड है, हाँ बाउंड है। तो ए बी और सी जॉइंट प्रोमिसर्स है, जॉइंट होने की वजह से ए बी और सी का आपस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है विद इन। ए बी सी का एक्सटर्नली किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, डी के साथ, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जैसे डी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और सी के पास सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे, सी इज लाइबल टू पे दोज बेनिफिट्स टू ए एंड बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यही तो पढ़ते तुम डेथ में, डेथ में यही तो पढ़ते ना, डिस्ट्रीब्यूशन तो करते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर। तुमको बताऊंगा क्रैश वाले, इन्होंने नहीं पढ़ा है अभी। जा, डेथ में क्या करते हो, मर जाता जो पार्टनर, उसकी प्रॉपर्टी या तो तुम लोन करते ट्रीट, और या तो फिर डायरेक्टली लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रांसफर हो जाती, उतना शेयर निकालना पड़ता, फिर डिसॉल्विंग शेयर निकालते तुम, यही करते। फिर वही तो है ये। सी देखो, तुम क्या होता ना कि थ्योरी तो पढ़ लेते, लेकिन तुम थ्योरी को सिर्फ थ्योरी के हद तक पढ़ते, बोले पिक्चर देख के आए अच्छी थी बात खत्म। अरे भाई, पिक्चर का मॉरल क्या था वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ता, समझा। तो लॉ की थियोरी अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में इम्प्लाई करनी पड़ेगी, तब तुमको समझेगा कि वहाँ थ्योरी क्या थी और यहाँ इम्प्लीकेशंस क्या है। सर ने जो बोला वो सही कर रहे कि नहीं कर रहे, ये टेक्निकल है, ये थियोरटिकल है, लेकिन थियोरी के बिना टेक्निकल कोई काम का नहीं है, बराबर है कि नहीं। प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ना हम बहुत सारे मैथ्स के, लेकिन मैथ्स का बैकग्राउंड क्या है फिर वो भी तो पता करना है ना। ऐसा क्यों है कि दुनिया में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्यों है ऐसा, उसकी भी थ्योरी है ना। एवरीथिंग बिगिंस विद, इसके लिए तो मैं थ्योरी पढ़ा था, याद रखना, क्योंकि एज इट इज यही सारी चीजें टेक्निकली अप्लाई की जाती है। जो थियोरी में पढ़ते हो वही सारी चीजें एग्जैक्टली अप्लाई होती है। सिर्फ क्या होता है, हम पढ़ते वक्त इन दोनों को अलग अलग समझते हैं, नहीं नहीं लॉ का कोई लेन देन नहीं अकाउंट से, ऐसा होता नहीं है। पार्टनरशिप थी थ्योरी और पार्टनरशिप का अकाउंट्स सेम टू सेम है, सेम टू सेम, बिकॉज थ्योरी के बेसिस पे ही तुम प्रैक्टिकली उस चीज को सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, आगे। तो एग्जाम्पल ठीक है, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 6 lakhs टू डी। तो इक्वली कितना शेयर है ए बी और सी का, 2-2 लाख रुपए ईच को पे करने हैं, राइट। लेकिन जॉइंटली करेंगे वो अभी फिलहाल। अगर एक एग्जांपल में लूं, देखो वैसे इंडिविजुअली अगर ए बी सी पे कर रहे होते तो 2 lakhs ईच पे कर रहे होते, राइट, पक्का, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मान लो कि ए के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो ए ने बोला देखो 6 लाख तो भर देते अपन मिलके, लेकिन फिलहाल मैं 1 ही लाख कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो बचे हुए ए के जो 1 लाख है वो कौन लेकर आएगा, बी और सी मिलकर लाएंगे। तो बी और सी कितने कितने लाएंगे, 2.5 लाख, 2,50,000 2,50,000 ईच बाय बी एंड सी। और ए कितने लाएगा, 1 लाख। ये हो गया, एक बार का 6 लाख रुपए किसको दे देंगे, डी को, और डी को बोलेंगे टाटा बाय बाय सी यू गेट लॉस्ट। अब बचे ए और बी और सी के बीच में, बी और सी ए से कितना कितना क्लेम करेंगे, 50,000 फ्रॉम ए ईच, समझा क्या। बी भी क्लेम करेगा 50,000, सी भी क्लेम करेगा 50,000 फ्रॉम ए। सर अलाउड है, अरे फिर आपस में भी तो कॉन्ट्रैक्ट है उनके, समझ आया, ऐसा होता है। आगे, distinction between succession and assignment. So distinction between two legal concepts, succession and assignment, may be noted carefully. When the benefits of a contract are succeeded, benefits of a contract are succeeded to by the process of law, by the process of law, मैंने यही सिखाया। Then both burden and benefits attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heir. Both burden का मतलब होता है liability और benefit मतलब assets attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heir. ये clear? Next, suppose a son succeeds to the estate of his father. Suppose a son succeeds का मतलब होता बेटा ज्यादा जी गया पप्पा मर गए, यही होता है। हाँ, हार्श है लेकिन ऐसे ही है, उसका मतलब यही है। सक्सीड करने का मतलब क्या होता है कि बेटा ज्यादा जी गया और फादर उससे पहले मर गए, जो कि बहुत नॉर्मल है, ऐसे ही होता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में उल्टा भी होता है, फादर ज्यादा जी लेते और बेटा कुछ कारण से गुजर जाता, कुछ नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था,
फिर गुजर जाता हो। सुनता नहीं ना। A son succeeds to the estate of his father after his death. He will be liable to pay the debts and liabilities of his father. समझा क्या? Death and liabilities of his father. लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? Owed during his lifetime. But से आगे कंडीशन है. But if the debts owed by his father exceed का मतलब यहाँ पर ज्यादा, exceeds the value of estate मतलब asset से ज्यादा liabilities, inherited by the son मतलब जो उसको उसके पप्पा से मिली है. In short, जो assets पप्पा से ट्रांसफर हुई है, पप्पा की liabilities ज्यादा है assets से, ऐसा. तो by the son, then he would not be called upon to pay the excess 0.5 crores. He is not liable to pay. Example दिया था. आगे. In other words, the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him. ये sentence मैंने इंग्लिश में ही बोला था. ठीक है. He is not liable to pay more than that of what is inherited to him. ठीक है. जितना इनहेरिट हुआ उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं आई. मैं हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में 2 बार बताया ऑलरेडी, और उससे पहले भी बता चुका. अगर अभी भी नहीं आया तो दिमाग का इलाज करा लेना, अच्छे डॉक्टर से कराना, नहीं तो डॉक्टर भी पागल रहते हैं. इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट. अब असाइनमेंट में क्या होता है? However, the benefit of a contract can only be assigned. देखो अगर ये वर्ड ही आ गया ना assigned, इसका मतलब ओरिजिनल पार्टी ने अपना काम किसी को देने की कोशिश की है. ये असाइनमेंट रहता. तुमने भी तो सॉल्व किया असाइनमेंट. क्या रहता? टीचर देती ना तुमको असाइनमेंट. हाँ, तो तुम बोलेंगे टीचर का काम था सर, मतलब नहीं. वहां पर असाइनमेंट का मतलब है कि टीचर ने तुमको कोई वर्क दिया है जो तुम ही को करना है, लेकिन टीचर ने दिया, करना पड़ रहा कि नहीं करना पड़ रहा. तो असाइन कौन कर रहा? स्वयं टीचर. अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने श्याम सर का होमवर्क तुमको दिया या श्याम सर ने मेरा होमवर्क तुमको दिया. ऐसा हुआ क्या कभी? जो जिसका होमवर्क स्वयं दे रहा है. बराबर है. हाँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम भी करो. दिस इज बिकॉज व्हेन लाइबिलिटी इज असाइंड अ थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व देयर. तो ऊपर क्या लिखा हुआ था, पूरा सेंटेंस देखो. अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द liabilities there under. यहाँ से the benefits of a contract can only be assigned, not the liabilities there under. आगे, this is because when liability is assigned, a third party gets involved therein. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to the creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. बड़ा ही शर्मनाक स्टेटमेंट है. पढ़ के देखो, अच्छा लगता है. ये कब तक अच्छा लगता? जब तक कि तुम कमाते नहीं. जब तक बच्चे हो तब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी सारी लाइबिलिटीज पे करते. तुम दूसरों के घर का कांच फोड़ के आते, बेचारे वो भरते. समझा? तुम दूसरे को फोड़ डालते, फिर उसके हॉस्पिटल का खर्चा वो करते. समझा? तुम दूसरी गाड़ी से गिर जाते, फिर उसकी गाड़ी का टूट फूट का खर्चा तुम्हारे माँ बाप बेयर करते. इन शॉर्ट दे आर टेकिंग योर लाइबिलिटीज. समझा? उधारी करते क्या कभी तुम? है खाते कहीं पे लिखाए हुए? ये वर्ड तुम समझ पाएंगे लड़के. खाते चल रहे, प्रेम खाता चल रहा है तेरा? हाउ? इतना नींद में उसने हाउ बोल दिया. बोले हाउ सर खाता है मेरा. खाता समझता क्या रहता? क्या रहता खाता, बताओ. उधारी. हाँ तो क्या क्या कैसे बताएंगे इसको? हाँ, बाद में पैसे देते फिर लिखाते जाते वो भी बेचारा लिखे जा रहा तुम्हारा सरनेम देख के लिखे जा रहा. बोले किसका लड़का? अच्छा इसका लड़का है क्या? फिर लिख 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 लाइबिलिटी लिख. हाँ, फिर एक दिन आता उधारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती, फिर वो उधारी को भरने के चक्कर में एक और उधार करते तुम. हुआ कैसा किसी के साथ? नीलकंठ थिएटर में बैठा है बेटा. तुमको समझता खाता कह रहा था? ओवरड्राफ्ट. इतना सोफिस्टिकेटेड टर्म दिया तूने खाते को. पागल है. खाता नालायक लोग करते. ओवरड्राफ्ट बिजनेस वाले करते. खाता लिखना समझ गया तुमको. हाँ, तुम्हारे में रहता क्या ऐसा लड़कियों? मैंने तो नहीं सुना कभी. लड़कियां नहीं करती खाता? नहीं पक्का? हाँ, पार्लर पे. ये इसने बोला, अमित ने. बोले पार्लर का था खाता.
पढ़ा क्या वो समझा क्या स्टेटमेंट? बताओ स्टेटमेंट का मतलब बताओ। ये सवाल मैंने तुमको बहुत पहले कर चुका हूँ। वो याद है तुमको? मैंने सवाल किया था डेटर के लिए क्रेडिटर कौन है और क्रेडिटर के लिए डेटर कौन? याद है? 11वीं में ही कर लिया था ये सवाल। तो बता रहे फिर आप, खंडेलवाल जी, डेटर के लिए क्रेडिटर कौन रहता और क्रेडिटर के लिए डेटर कौन रहता? खंडेलवाल जी कल स्विट्जरलैंड गए थे आप, मैंने सुना। स्विट्जरलैंड घूम के आए आप? नहीं? अरे मैं स्विट्जरलैंड का मेरा मतलब क्या रहता, सही में पॉसिबल भी नहीं है ना बेटा एक दिन में जाके आना। पागल है तू? स्विट्जरलैंड से मेरा मतलब है कौन से ऐसे ख्यालों में तुम खोए थे कि तुम क्लास नहीं आई, ये मतलब रहता। अच्छा। अच्छा नहीं, क्या होता ना, हम घूम के आते ना तो हम उसी के नौशिया में रहते हैं। हाँ अभी भी घूम ही रहे, दिमाग में वही सब चल रहा। ऐसा होता है ऐसा। मैं बता रहा, चैतन्य के साथ बहुत दिन तक हुआ था जब वो गाँव गया था। बोलो। ऑब्वियसली। डेटर के लिए क्रेडिटर कौन रहता है और क्रेडिटर के लिए डेटर कौन रहता? क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है और क्रेडिटर के लिए डेटर एसेट है। हाँ बता अफान कैसे? अब आंसर तो दे दिया, अब प्रूफ तो करना पड़ेगा ना आंसर कैसा आएगा। डेटर के लिए क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है और क्रेडिटर के लिए डेटर एक एसेट है, सिंपल। तो कैसे होगा ये बताओ? बता सृष्टि। रिसीवेबल है क्रेडिटर के लिए फ्रॉम द डेटर। जब आप क्रेडिटर का बुक लिख रहे हो तो क्रेडिटर डेटर कॉलम लिखेगा, वो उसके लिए क्या है? सोर्स। हाँ, और जब डेटर अपनी बुक लिखेगा तो वो क्या लिखेगा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर उसकी क्या है? सिंपल है यार बहुत। और इधर वही स्टेटमेंट यूज किया हुआ है कि तो ऐसा पॉसिबल है कि एक क्रेडिटर अपने बेनिफिट्स डेटर को ट्रांसफर कर सकता, लेकिन एक डेटर अपनी लाइबिलिटी क्रेडिटर पे थोप नहीं सकता। इन शॉर्ट, आप अपनी लाइबिलिटी किसी और को नहीं बोल सकते भर, ऐसा नहीं होता। ठीक है? पक्का? इसके लिए TTMM का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। मानते ना इस बात? समझता तुमको TTMM क्या था? पता प्रणव क्या था TTMM? हाँ वेरी गुड। समझता तुमको? बड़े हो गए बच्चे। ऑन दी अदर हैंड, पढ़ ले अब जोर से। यहाँ पर पर्सनल कंसिडरेशन का मतलब होता स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम वहाँ ना बेनिफिट्स ट्रांसफर कर सकते ना लाइबिलिटीज। और ओरिजिनली तुम सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ट्रांसफर कर सकते, लाइबिलिटीज नहीं। देखो, एग्जाम तुमको देना है तो पढ़ाई भी तुमको करनी पड़ेगी। तुम अपने दोस्त को नहीं बोल सकते तू पढ़ के आ जाना कल मेरे को बता देना, ऐसा होता क्या? वेरी सिंपल। पढ़ाई करना एक लाइबिलिटी है बेटा। हाँ। और सर ने क्या सिखाया? एसेट बनाओ, लाइबिलिटी नहीं। इन शॉर्ट वही मतलब। श्लोक को पसंद आए? श्लोकू, ए श्लोकू, समझ गया पूरा? ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन तो है नहीं दबाने के लिए, और कमेंट बॉक्स है नहीं, तो जो भी कमेंट है पर्सनली दीजिएगा। बाय बाय।